आज की जो वेब टेक्नोलॉजी की क्लास है इसमें हम जावा स्क्रिप्ट में डू वाइल लूप को समझेंगे। पिछली क्लास में हमने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में समझा था और कैसे फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट किया जाता है ये भी हमने अ, एक वीडियो के माध्यम से भी और एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछली कक्षा का एक वाइल लूप का एक प्रोग्राम पहले से बना हुआ है जिसका आउटपुट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा कि यहाँ पर दो विंडो ओपन है। लेफ्ट साइड में जो विंडो ओपन है ये टेक्स्ट एडिटर है जिसको नोटपैड प्लस प्लस है और इसमें हम एक HTML की फाइल का कोड कर रहे हैं। इसका नाम है test1.html। ये ई ड्राइव में एग्जाम्पल नाम के फोल्डर्स के अंदर सेव है। राइट साइड में उसी फाइल को आप देखेंगे यहाँ पर लोकेशन, उसी फाइल को ओपन किया गया है एक वेब ब्राउजर पर और जब हम इस पर कोड करके सेव करेंगे और यहाँ पर लोड करेंगे तो वो आउटपुट दिखेगा। यहाँ हम कोड करेंगे और यहाँ पर आउटपुट दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इस कोड को फॉर लूप में बदल देता हूँ, तो मैं रिवर्स काम कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा कोड है जो कि फॉर लूप में आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये फॉर लूप का कोड है हमारे पास और इस कोड का जो आउटपुट है वो ये है। तो इसके आउटपुट को हम छोटा कर देते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए। 1 से लेकर के 13 तक यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं और ये प्लस प्लस कर देते हैं। तो 1 से लेकर 13 तक की गिनती जो है वो प्रिंट होगी। इसको जब सेव करते हैं और यहाँ पर आप लोड करेंगे i इक्वल टू 1 सॉरी इक्वल टू लगा हुआ है i प्लस प्लस करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 13 तक की गिनती प्रिंट होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसी लूप को हम इस लूप को सबसे पहले हम वाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे और इस लूप को ही हम डू वाइल में भी कन्वर्ट करेंगे। तीनों एक साथ देखते हैं। सबसे पहले मैं इस फॉर लूप वाले कोड को यहाँ पर स्टोर करके सेव करके रख लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम पर मुझे ये मिल जाए। मैं यहीं पर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस फॉर लूप वाले कोड को मैंने रख लिया जो यहाँ पर था। ये वाले कोड को मैंने कॉपी कर लिया है। क्लियर है? अब इससे मुझे वाइल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, वाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर मिटा के लिखना पड़ेगा वाइल और ये स्टार्टिंग वाली जो कंडीशन है इसको यहाँ से हटा करके यहाँ ऊपर में लिखना पड़ेगा और जो ये वाली कंडीशन है इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कट किया मैंने और यहाँ लास्ट में ले गया। सेमीकोलन को पीछे लिखते हैं। सेमीकोलन का काम ही होता है 2-3 स्टेटमेंट को अलग अलग करना। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट थे, उनको अलग करने के लिए बीच में सेमीकोलन लिखा हुआ था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मैंने 3 चेंजेस किए। फॉर मिटा के वाइल लिखा, स्टार्टिंग कंडीशन उठा करके ऊपर ले गए और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है या जो फॉर्मूला है उसको उठा के सबसे लास्ट में ले गए। ऐसा करने से फॉर लूप जो है वो वाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं अगर इसको सेव करके लोड करूंगा तो आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि ये 1 से लेकर के 13 तक ही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ ताकि आपको लगे, समझ में आए कि यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये 15 हो गया, मतलब ये लूप जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्लियर है? अब फिर से ही इसको हम वाइल लूप में बदल देते हैं, सॉरी फॉर लूप में बदल देते हैं और इसको फॉर से फिर डू वाइल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो सेम रिवर्स काम हम करते हैं। यहाँ से ये वाली चीज को फिर से ऊपर ले जाएंगे और सेमीकोलन हटा देते हैं। सर आपकी वॉइस कट रही है। इस प्रकार से हम इस चीज को फिर से रिवर्स कर देते हैं और इसको यहाँ पर वापस ले आ देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर मैं फिर से 10 कर देता हूँ ताकि आपको अंतर पता चले। ठीक है? तो और फॉर मिटा के मैं वाइल लिख देता हूँ, सॉरी वाइल मिटा के फॉर लिख देता हूँ। तो अब जब मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो देखेंगे कि 1 से 10 तक आ रहा है, यानी कि ये फॉर लूप जो है वो करेक्ट है। अब इस फॉर लूप को मुझे कन्वर्ट करना है डू वाइल में। तो याद रखिए फिर मुझे 3 काम करने होंगे, लगभग वैसे ही काम है जैसे कि पहले होते थे। पहला काम जो है वो फॉर मिटा करके मुझे लिखना होगा डू वाइल। याद रखिए फॉर मिटा के मैंने क्या लिखा? डू वाइल। दूसरा काम, इसको उठा के फिर से ऊपर ले गए जैसे उसमें ले गए थे।
और तीसरा काम इसको नीचे ले गए जैसे उसमें ले गए थे, और ये सेमीकोलन तो पीछे आएगा ही। तो लगभग आपने वही काम किया जो डू वाइल वाइल में किया था, केवल यहाँ पे वाइल लिखे थे तो हम यहाँ पे डू वाइल लिख दिए। क्लियर है? अब एक चौथा काम एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो ये इसकी लूप की एंट्री पॉइंट होता है और ये एग्जिट पॉइंट होता है। तो ये जो कंडीशन है उसको कट करके आपको ले जाना है एग्जिट पे। इसको कट करके कहाँ ले जाना है? एग्जिट पॉइंट पे ले जाना होगा। तो इसकी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हम इसको एग्जिट पॉइंट पर ले जाते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो हमको दिखाई देगा लगभग वैसा ही जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि पहला जो लूप था और जो दूसरा लूप था दोनों का आउटपुट 10 तक आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देता हूँ, इसको मैं 12 तक कर देता हूँ ताकि आपको अंतर पता चले। जब मैंने यहाँ पर लोड किया तो आप देखिए 1 से लेकर 12 तक आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये जो लूप है ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताई है 1, एंडिंग पॉइंट बताया है 12 और फॉर्मूला बताया है +1 का। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ i = i + 2, मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया। देखिए अब मैंने फॉर्मूला चेंज किया है, दो का गैप आएगा। तो जब मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो देखिए 1 3 5 7 9 11 ऐसा आ रहा है। क्लियर है? यानी कि ये जो लूप है वो एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में भी समझ में आया होगा कि ये जो लूप का एंट्री पॉइंट होता है और ये लूप का एग्जिट पॉइंट होता है। तो एंट्री कंट्रोल में यहीं पर एंट्री के पहले ही जो कंडीशन है वो चेक होती है, और एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, एग्जिट करते समय यहाँ पर चेक होता है। अब यहाँ पर जब हम वाइल लिखते हैं तो उसके आगे एक सेमीकोलन लगाना होता है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर इसके नीचे वाइल लूप ढूंढने लगेगा और सोचेगा कि यहाँ से वाइल स्टार्ट है और नीचे कुछ होना है, इसलिए यहाँ पर वो ढूंढने लगेगा इसको, क्योंकि दूसरा वाइल लूप जो होता है यहाँ पर वाइल लिखा रहता है और नीचे कुछ कोड लिखा होता है। तो वो इसको ना ढूंढे, या हमें बताना है कि यहाँ पर ये एंड हो गया है, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका डू वाइल लूप, और इसको कन्वर्ट करने का भी सेम रूल है कि आप पहले फॉर मिटा के डू वाइल लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे और एंडिंग पॉइंट को नीचे ले आएंगे, ये वाला सॉरी फॉर्मूला को नीचे ले आएंगे, और जो उसकी कंट्रोलिंग वाला वाइल वाला स्टेटमेंट है उसको नीचे ले आ लेंगे, चौथा काम। तो ये फॉर लूप केस में कन्वर्ट हो जाएगा डू वाइल में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप में जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, एक ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम स्टार्टिंग सेमीकोलन, एंडिंग कंडीशन सेमीकोलन, और फॉर्मूला जिसको हम गैप भी बोल सकते हैं, या फॉर्मूला बोलिए या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलिए, तीनों चीजें एक ही लाइन पर लिखी होती हैं, और ये तीनों चीजें एक ही लाइन पर इस सीक्वेंस में लिखी होती हैं। क्लियर? सेम वाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग होता है, फिर वाइल होता है, फिर एंडिंग होता है, और फिर यहां पर मैं गैप स्टेटमेंट लिख सकता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइल लूप में भी ये जो बॉडी है इसकी एंट्री करने के पहले ही एंड कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पर भी एंट्री करने के पहले ही एंड कंडीशन चेक हो रही है, इसलिए ये दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें जो स्टार्टिंग एंडिंग गैप का जो सीक्वेंस है, स्टार्टिंग एंडिंग गैप, सेम सीक्वेंस इसमें भी है, स्टार्टिंग एंडिंग गैप। क्लियर है? लेकिन डू वाइल में क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले तो होता ही है, उसके बाद लिखा होता है डू, उसके बाद लूप स्टार्ट होता है, और डू के अंदर लास्ट में यहाँ पर होता है गैप, और यहाँ पर एंडिंग के समय यहाँ पर वाइल से कंडीशन चेक की जाती है, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा होता है। मैक्सिमम लोग डू वाइल बनाते समय सेमीकोलन यहाँ पर भूल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें स्टार्टिंग
इसका जो सीक्वेंस है वो है स्टार्टिंग गैप एंडिंग। सीक्वेंस देखिए, स्टार्टिंग गैप एंडिंग, और इन दोनों का सीक्वेंस देखिए, स्टार्टिंग एंडिंग गैप, स्टार्टिंग एंडिंग गैप। स्टार्टिंग एंडिंग गैप जो मैं बोल रहा हूँ ये एक बोलचाल की भाषा है, इसको आप इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलेंगे जब एग्जाम में आएगा, तो लिखेंगे भी वैसे। मैं समझाने के लिए स्टार्टिंग एंडिंग गैप बता रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग है, और इनके बीच का जो गैप है वो 2 है। तो ये जो गैप जो होता है वो इनके बीच के गैप टर्म्स को डिफाइन करता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है, ये एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये जो लूप की बॉडी है वो उसका एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। यानी कि एंट्री के पहले ही कंडीशन चेक होगी, यानी कि एंट्री करने के पहले ही सारा चीज चेक हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री करने के पहले ही यहाँ पर एंडिंग कंडीशन चेक हो रही है, लेकिन डू में ऐसा नहीं है। डू में जो एंडिंग कंडीशन है वो एग्जिट के समय या लूप की बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद चेक होती है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों लूप को यहाँ पर समझा, और साथ ही साथ हमने इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, 12 पे खत्म हो रहा है, और दो का गैप है, और वाइल लूप है ये, ठीक है, डू वाइल लूप है। इसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। अब केवल एक चेंजेस करना है मुझे कि मैं यहाँ पर 800 लिख दिया, केवल मैंने 800 लिखा, सेव किया, रन किया, तो देखिए आपको 800 तक की गिनती मिल जाएगी यहाँ 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 800 तक की गिनती 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगी, केवल एक जीरो लगाना है। 8000, 80,000, 8 लाख, 80 लाख, 8 करोड़, जीरो लगाते जाइए और कंप्यूटर आपका काम कई गुना ज्यादा बढ़ाते जाएगा। क्लियर? तो प्रोग्रामर एक छोटा सा कोड लिखता है, चाहे एक स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना हो, चाहे 10 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना हो, कोड इतना ही बड़ा होगा, बस लूप में ये जो संख्या है ये बढ़ते जाएगी। 2 स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना है तो यहाँ पर 2 रहेगा, और 2 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना है तो यहाँ पर 0 बढ़ते जाएंगे, कोड नहीं बढ़ेगा, चाहे आपका डेटा सेट कितना भी बड़ा हो जाए। क्लियर? ये फायदा होता है। तो लूप ही वो चीज है जिससे कंप्यूटर को एक रिजल्ट जनरेट करने का फॉर्मूला बताया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है लूप लगाकर, और वो कंप्यूटर जो है वो हजारों लाखों स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो जनरेट कर देता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर डू वाइल लूप को देखा है, और आप कुछ पैटर्न के प्रोग्राम भी इसमें बना सकते हैं, उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एक कोड है जिसमें हमने एक स्क्रिप्ट ऐड की है, और यहाँ पर हमने नेस्टेड लूप लगाया है। कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज की नेस्टिंग अलाउड है। अब ये आउटर लूप कहलाता है, ये इनर लूप कहलाता है, और आप ये नेस्टिंग किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, ये 1 2 3 ऐसा कितने भी लेवल तक आप नेस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैंने लूप लगाया है एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर वेरिएबल बनाया है r, और यहाँ पर वेरिएबल बनाया है c। r का मीनिंग है रो और c का मीनिंग होता है कॉलम। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक वेरिएबल बनाया है r, c, और p जो है वो पैटर्न जनरेट करने के लिए। यहाँ पर हम r और c को फोकस करेंगे। तो मान लीजिए आपको ऐसा एक पैटर्न जनरेट करना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद करेंगे तो हर पैटर्न आपसे फटाफट बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए कि यहाँ पर कितने रोज हैं, तो आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर 5 रोज और 5 कॉलम है। तो निश्चित सी बात है, हमेशा याद रखिए, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि जो इंटरनल लूप होता है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने जानबूझ के सी लिखा है यहाँ पर। और जो आउटर लूप होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ऐसा फॉर्मूला, ऐसा पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर गिन लीजिए 5 रो 5 कॉलम है। तो यहाँ पर मैंने रो की संख्या 1 to 5 कर दी है। देखिए 1 से स्टार्ट किया, 5 पे खत्म किया।
और कॉलम भी 5 है, इसलिए 1 से स्टार्ट किया, 5 पे खत्म किया। और ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, ये चीज ऐसी की ऐसी रहती है। यहाँ पर मैंने पैटर्न स्टार लिखा है, मैं यहाँ पर चाहूँ तो क्वेश्चन मार्क लिख दूं, और जब मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 रो और 5 कॉलम का क्वेश्चन मार्क का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। उसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 3 डॉट्स लिख देता हूँ, तो आप 3 डॉट्स के 5 कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पर एक स्टार लिखता हूँ, तो 5 स्टार के कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। या फिर मैं एक स्टार के बदले 3 स्टार लिखता हूँ, तो 15 स्टार यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन उतना नहीं करना है हमको। यहाँ पर आप बेसिकली देखने वाली चीज ये है कि हमें लाइन चेंज करने के लिए BR टैग का यूज करना होता है। जो सी में आप /n करते थे, यहाँ पर BR टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस हिस्से को सबसे पहले समझते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर जो कलर आ रहा है उसके लिए मैंने एक स्टाइल टैग यूज किया है, और यहाँ पर लिखा है, देखिए अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैंने एक स्टाइल टैग ऐड किया है और स्टाइल टैग को क्लोज किया है। इसके अंदर बॉडी वाला जो सेलेक्टर है वो लगाया है, ये एलिमेंट सेलेक्टर है, वो बॉडी को सेलेक्ट करेगा और पूरी HTML में ये स्टाइल लगाएगा। क्लियर है? कलर इक्वल टू रेड, फॉन्ट साइज इक्वल टू 72। अगर मैं फॉन्ट साइज इक्वल टू यहाँ पर 24 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि सारे स्टार का फॉन्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर में चेंज करूंगा, सारे का कलर चेंज हो जाएगा। अब आपने CSS पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये हेड में रखा हुआ जो कोड है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो मैं फिर से इसको 72 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेड मिटा के ग्रीन लिख दूंगा, तो ये सारे स्टार जो है वो ग्रीन हो जाएंगे। तो ये स्टार कैसा दिखेगा ये डिसाइड कर रहा है ये CSS। हम साथ साथ इसमें CSS और ये सारी चीजों को कवर भी कर रहे हैं। तो ये स्टार कितना बड़ा दिखेगा और कैसा दिखेगा ये डिसाइड किया है इस CSS में। इसमें हमने बॉडी नाम का सेलेक्टर लगाया है जो बॉडी टैग को एक्टिवेट कर रहा है। क्लियर? अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ से बॉडी आपकी स्टार्ट है और बॉडी यहाँ पर खत्म हो रही है। बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर 2 हिस्से बनाए हैं, एक पैराग्राफ टैग बनाया है और पैराग्राफ टैग की ID दी है साइन, और एक स्क्रिप्ट लगाई है यहाँ पर। और सेम स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ लिखा है साइन, और साइन में जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग है उसमें हम इसको प्रिंट करा दे रहे हैं। पैराग्राफ को रिप्लेस करके ये कर दे रहा है, ये वाली लाइन का मीनिंग होता है। क्लियर? इसको बड़ा कर देते हैं। इस लाइन का मीनिंग है कि इस पैराग्राफ को रिप्लेस करेगा, जो कि पैराग्राफ ब्लैंक है। यहाँ पर कुछ लिखते तो पैराग्राफ में लिखा हुआ आता। अब आते हैं स्क्रिप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट में मुझे पैटर्न बनाना था, तो मैं लूप का इस्तेमाल किया हूँ, और लूप के लिए मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं। और जावा स्क्रिप्ट में आप ये वेरिएबल नहीं भी बनाते तो भी चल जाता है, क्योंकि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो जाता है। और पी को पहले मैंने ब्लैंक कर दिया है। क्लियर है? ब्लैंक मतलब वो नल स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पर हमें इसको फोकस करना है, ये हमारा बेसिक पार्ट है। हमने यहाँ पर 2 लूप बनाया है, रो का और कॉलम का। पहला जो लूप होता है आउटर लूप, वो रो को डिसाइड करता है और ये कॉलम को डिसाइड करता है। तो आपको क्या पैटर्न बनाना है उसको देख लीजिए, कितने रो कितने कॉलम है वो गिन लीजिए और सिंपल सा यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपेंड करता है, 1 और 1 11 वाला है। पहला पैटर्न, उसके पीछे दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, 5वां पैटर्न, उसके बाद लाइन चेंज। फिर नीचे लाइन में पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, 5वां पैटर्न, लाइन चेंज, कुछ इस तरीके से। फिर तीसरे लाइन में पहला पैटर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर BR होने से वो नीचे आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये कोड को बना सकते हैं। अब देखिए इसमें काफी आसानी से चेंजेस किया जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये पैटर्न बनाना है, नया एग्जांपल देखते हैं, मैं बोलूं आपको ये बनाना है 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर, तो इस पैटर्न को बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कितने रो हैं और कितने कॉलम है कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी रो है, 6 रो है। कॉलम कितने हैं, 6 है।
क्योंकि आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी है, 6 है, और कॉलम की संख्या 6 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रो में 6 दे देना है और कॉलम में भी 6 दे देना है। लेकिन ऐसा पैटर्न अभी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो मैं जब इसको सेव करूंगा तो देखिए 6 रो और 6 कॉलम का एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। 6 रो और 6 कॉलम, 5 मिनट, 6 रो और 6 कॉलम का एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। लेकिन ये जो ऐसा ये ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, तो ट्रायंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एक रिलेशन है, रो और कॉलम के बीच में एक रिलेशन दिख रही है कि कॉलम की जो संख्या है वो डिपेंड कर रही है रो पर। यानी कि पहले रो में 1 कॉलम, दूसरे रो में 2 कॉलम, तीसरे रो में 3 कॉलम, चौथे रो में 4 कॉलम। तो जो कॉलम की संख्या है वो फिक्स नहीं होगी, बल्कि रो पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, रो पर। तो अगर मैं यहाँ पर रो पर डिपेंड करा दूंगा, केवल 6 मिटा के मैंने आर लिख दिया है, सेव करेंगे, ये बन गया पैटर्न। क्लियर है। अब जस्ट इसका उल्टा पैटर्न बनाना है, तो क्या होगा, अगर मुझे ऐसा पैटर्न बनाना है, मान लीजिए इसको रिवर्स कर दीजिए, ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। इसको रिवर्स करना है, तो निश्चित सी बात है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले रो में 6, रो की संख्या बढ़ रही है, कॉलम की संख्या कम हो रही है, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर लिखना होगा, जहां आर लिखे हैं यहाँ पर लिखना होगा 7 माइनस आर। फॉर्मूला को आप थोड़ा सा देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले रो में 7 माइनस आर करिए, अगर रो इक्वल टू 1 है तो कॉलम क्या होगा, 7 माइनस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। रो की वैल्यू अगर 2 है तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे रो बढ़ते जाएगी और वैसे वैसे आपका कॉलम बढ़ते जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है आप यही फॉर्मूला लगाएं, ऐसा किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल टर्म या कोई फॉर्मूला, कोई सीरीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या इसको रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं, 6 से लेके 1 तक भी चला सकते हैं। तो एक काम करने के कई कई टेक्निक्स होती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें जो ये वैल्यूज दी जा रही है उस वैल्यू को चेंज करिए, वो आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कई सारे पैटर्न्स आपको बना करके दे देगा। क्लियर है। तो ये था हमारा लूप, यहाँ पर आज कंप्लीट होता है और इसमें हमने कुछ पैटर्न्स भी बनाए हैं और इनका कोड मैं कुछ 2-3 लूप का भेज दूंगा, बाकी तो ट्राई कर सकते हैं। केवल ये हिस्सा सेम रहेगा, यहाँ पर जो लॉजिक सेम सी में लगाते थे वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। तो वो सारे पैटर्न जो आपने सी में बनाए हैं काफी आसानी से इसमें बना सकते हैं आप। एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लू, पूरा का पूरा जो आपका स्टाइल है वो ब्लू हो गया है। क्लियर है। तो ये था आपका लूप, आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।